दोस्तों, पिछली बार हम लोगों ने सृजन, समाज और संस्कृति के मध्य के अंतः संबंधों की पड़ताल प्रारंभ की थी और यह सब बताने की कोशिश की थी कि सृजनात्मकता क्या होती है, उसका समाज के विकास और परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसके परिणाम स्वरूप सांस्कृतिक ढांचों में किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं। मुझे लगता है कि यह जो अंतर संबंध है, यह अंतर संबंध समाज शास्त्र की आज के दौर में केंद्रीय विषय वस्तु होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का माहौल पनप रहा है, जिस तरह का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिवेश समूचे विश्व के अंदर उभर करके आ रहा है, उसमें समाजशास्त्र के विद्यार्थियों को अनेक पहलुओं पर सोचने की आवश्यकता है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि भारतीय समाज सहित विभिन्न समाजों के अंदर लोकतांत्रिक प्रणालियों की अपनी स्थिति क्या है। समाजशास्त्र के विद्यार्थी में मुझे ये एहसास होता है कि प्रत्येक समाज में, जिसमें भारत शामिल है, शासन प्रणाली की वैधता को लेकर के अनेक तरह के संशय नागरिकों के मध्य में उत्पन्न हो रहे हैं। हम ये तो नहीं कहेंगे कि ये लोकतंत्र की समाप्ति है, लेकिन हाँ, लोकतंत्र का ह्रास जरूर है। और अगर लोकतंत्र का ह्रास है, तो उस ह्रास के दौर में एक सबसे महत्वपूर्ण परिणाम हमारे सामने निकल करके आया है, जिसकी चर्चा आधुनिक और समकालीन समाजशास्त्रियों ने अपने अपने तरीके से की है। हेबरमास ने इसमें बात की है, इसके अंदर अल्रिच बेक ने बात की है, इसके अंदर बाउमन ने बात की है, और अनेक समाज वैज्ञानिक इस चर्चा में शामिल हुए हैं। अगर उन सबके विचारों के आधार पर एक कोई दृष्टि डेवलप की जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि लेजिटिमेशन क्राइसिस उत्पन्न हुई है, वैधता का संकट उत्पन्न हुआ है। दूसरे रूप में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि विश्वास का संकट उत्पन्न हुआ है। आर्थिक विकास की दिशा को लेकर के उत्पन्न होने वाले लोकतांत्रिक विश्वास में संकट की उत्पत्ति, संस्कृति के अंदर जिस तार्किकता की बात हम लोग करते हैं, जिस तरह से हम एनलाइटनमेंट वैल्यूज की बात करते हैं, जिस तरह से धर्मनिरपेक्षता, सामूहिकता, उदारवाद, मल्टीकल्चरलिज्म, इन सब की चर्चा करते हैं, उसके अंदर भी जो विश्वास प्रणाली है, उसमें एक प्रकार का संकट उत्पन्न हुआ है। और ऐसा लगता है कि अगर आप युवाओं से बात करें या अन्य जनरेशन से बात करें, तो उनको भविष्य के प्रति भी अनेक प्रकार की शंकाएं दिखने लगी हैं। तो अगर हर तरफ वैधता का संकट हो, जिसकी बात मैंने कहा हैबरमास ने की थी, और हर तरफ अगर विश्वास का संकट हो, तो फिर किस तरह के परिणाम हमारे सामने आए, सृजनात्मकता का क्या स्वरूप हो, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल उत्पन्न कर देता है। क्या इंफॉर्मेशंस का मिस इंटरप्रिटेशन, गलत इंफॉर्मेशंस को लोगों के बीच में व्यापकता के साथ पहुंचाना और सिलेक्टिव इंफॉर्मेशंस को ही पहुंचाने की मीडिया के माध्यम से कोशिश, अगर यह सब कुछ है, तो सृजनात्मकता हमारे लिए एक बड़ा विवाद का सवाल बन जाती है। क्योंकि सृजनशीलता अगर असत्य सूचनाओं को उत्पन्न करती है, अगर सृजनशीलता सूचनाओं को सिलेक्टिव बना करके जिस तरह की राज सत्ता चाहे कि जनता के अंदर वह विचार उत्पन्न हो, उस तरह की सूचनाओं को, उस तरह के विचारों को उत्पन्न करे, और हमारे बीच में सृजनशीलता के ये नए पक्ष उभर करके आ जाए, तब सृजनात्मकता का एक खतरनाक पहलू हमारे सामने उभर करके आता है।
तो क्या असत्य सूचनाओं और ज्ञान के असत्य चरित्र, इन दोनों को उत्पन्न करना और इन दोनों को व्यापकता के साथ प्रसारित करने की या डिस्ट्रीब्यूट करने की, उसे वितरित करने की कोशिश, हम इसे एक सीमा तक क्या सृजनशीलता की संज्ञा दें? ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल है, जिस सवाल पर हमें चर्चा करनी चाहिए। और ये इसलिए क्योंकि आज हमारे सामने यह भी चीज उभर करके आ रही है कि क्या इसका कोई वैचारिक विकल्प हम उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन कॉरपोरेट वर्ल्ड में जिस तरह से समूची संस्थाओं और राजनीतिक प्रणालियों, यहाँ तक कि राज्य को संचालित करने वाले अवयवों पर अपना एकाधिकार स्थापित किया है, उस एकाधिकार के कारण ऐसा कहा जाने लगा है कि हमारे पास में कोई वैचारिक विकल्प नहीं है। और अगर कोई विकल्प लाने की कोशिश करता भी है तो उसको कहा जाता है कि इसके पास में एक स्पष्ट वैचारिकी नहीं है, और स्पष्ट वैचारिकी का अभाव विकल्प की संभावनाओं को समाप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या उसके आधार पर यह कहा जाता है कि नहीं, किसी प्रकार का कोई विकल्प हमारे सामने नहीं है। एक और सवाल हमारे सामने आ रहा है जो संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है, और वह सवाल यह है कि जिस तरह का एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण समूचे विश्व के अंदर हो रहा है, उस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का हम चरित्र समझने की कोशिश करें। वो प्रजातीय आधार पर हो सकता है, वो धर्म के आधार पर हो सकता है, वो भौगोलिक क्षेत्रों के विभाजन के आधार पर हो सकता है, वो आइडेंटिटीज के ऑपरेशन और आइडेंटिटीज की सुप्रीमेसी के आधार पर हो सकता है। अनेक ऐसे स्वरूप हैं जिन स्वरूपों ने प्रत्येक समाज के अंदर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को उत्पन्न किया है। यहाँ तक कि अनेक स्थितियों में गांव के विदिन और गांव और नगर, नगर और महानगर, इनके बीच में भी ध्रुवीकरण की अनेक सारी संभावनाएं उत्पन्न होती चली जा रही है। और जैसे जैसे ये ध्रुवीकरण हो रहा है, इस ध्रुवीकरण से उत्पन्न होने वाला सामाजिक सांस्कृतिक विभाजन, सामाजिक संबंधों के अंदर बिखराव मूलक विभाजन, वह प्रत्येक संस्था को एथॉरिटेरियन शेप देने की कोशिश करने लगे हैं। और यह एथॉरिटेरियन शेप हमारे लिए बहुत खतरनाक परिणाम उत्पन्न कर सकती है, अगर इसको हमने सकारात्मक सृजनशीलता के साथ वैज्ञानिक और सामूहिकता के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली सृजनात्मकता के साथ में जोड़ने की कोशिश नहीं की। इसलिए सृजनात्मकता का चरित्र क्या हो, यह आज समाज वैज्ञानिक, ह्यूमैनिटीज के साथ जुड़े हुए विद्यार्थी, दर्शन के साथ जुड़े हुए विद्यार्थी, भाषा के साथ जुड़े हुए विद्यार्थी, और समाज के अंदर विभिन्न प्रकार के जो वर्ग हमारे बीच में मौजूद है, विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूह हमारे बीच में मौजूद हैं, उन सब के बीच में इस विचार को और इस चर्चा को प्रारंभ करने की जरूरत है। आपने अवतार सिंह पाश की एक बहुत महत्वपूर्ण कविता सुनी होगी। मैं उस कविता की केवल एक पंक्ति आपके सामने पढ़ रहा हूं। सबसे खतरनाक होता है हमारी सपनों का मर जाना। सृजनशीलता का स्वप्न के साथ संबंध है। हम स्वप्न देखते हैं और उस स्वप्न को हम अपनी एम्बिशंस में कन्वर्ट कर लेते हैं कि ये हमारी अपनी आकांक्षाएं हो सकती हैं, ये हमारा भविष्य हो सकता है। हम इसके ढांचे के अंतर्गत अपनी सामाजिक प्रणालियों को विकसित करना चाहते हैं। हम जनता के बीच में उस आवाज को ले जाना चाहते हैं। और इसलिए मैंने पिछली बार चर्चा की थी कि गांधी हिंद स्वराज के अंदर अपने उस स्वप्न को, अपनी उस सृजनशीलता को प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं समूचे भारत का भ्रमण करने के बाद में। उसके आधार पर मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष नजर आता है जिसकी चर्चा सभी क्लासिकल समाज वैज्ञानिकों ने की,
और उसके साथ साथ जॉर्ज सिमेल के चिंतन में भी वह हमारे सामने उभर करके आती है। जॉर्ज सिमेल जब ये कहते हैं कि वी कल्टीवेट आवर सेल्व्स, हम स्वयं अपने आप को कल्टीवेट करते हैं, अपना विकास करते हैं, अपना सृजन करते हैं। आप ध्यान रखिएगा, वो वी की बात कर रहे हैं कि हम वी कल्टीवेट आवर सेल्व्स। और वी के अंदर जब कल्टीवेशन होता है, यानी जब हम अपने आप को विकसित करते हैं, हम अपने आप को बुनने की, परखने की और आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे बीच में तीन चीजें उत्पन्न होती हैं, या उन तीन विशेषताओं को हम अपने अंतर्गत पाते हैं। हम का मतलब सामूहिकता के अंदर पाते हैं। हम में चूंकि मैं भी शामिल है, तो मैं के अंदर यानी मैं स्वयं के अंदर भी पाता हूँ, और उसके बियॉन्ड भी मैं उसे देखने की कोशिश करता हूँ। एक तो उसमें गत्यात्मकता, गति, तेजी, परिवर्तन, परिवर्तन की संभावना है। यानी गति होनी चाहिए, डायनामिज्म होनी चाहिए, पेस होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए। यानी मेरे अपने सोचने, समझने, विचार करने, मूल्यों, पूर्वाग्रहों इत्यादि के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में मैं लगातार अपने आप को पढ़ूं, कि पुस्तकों के दायरे में मैं अपने आप को रखूं, अनुभवों के दायरे में अपने आप को रखूं, मैं अवलोकन के दायरे में अपने आप को रखूं, मैं कल्पना के दायरे में अपने आप को रखूं, और मेरे अंदर एक बहुकारकीय स्तर की, बहुआयामी स्तर की गति उत्पन्न हो, जिसमें विचार भी है और जिसमें एक्शन भी है। ये गति मेरे अंदर कब उत्पन्न होगी, और ये गति कब पेश ग्रहण करेगी, कब ये तेज होगी, इसके लिए बहुत जरूरी है कि मेरे अंदर एक विशेष प्रकार की बेचैनी होनी चाहिए, एक विशेष प्रकार की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, उसके मेरे अंदर कुछ करने की एक ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न होनी चाहिए जो मुझे एनकरेज करे कि मैं बार बार आगे बढ़ूं, और मैं उस गति के साथ में अपनी इस वैचारिकी को, अपने इन संदर्भों को, अपने इस चिंतन को, अपने उस एक्शन को आगे ले जाने की कोशिश करूं। जब इन दोनों पक्षों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी एक तेजी मेरे अंदर आती है, एक पेस आता है, मेरे अंदर एक बेचैनी उत्पन्न होती है, वह बेचैनी मुझे संघर्ष के लिए प्रेरित करती है, मेरे को वो एक डायलेक्टिकल प्रोसेस का हिस्सा बनाने की कोशिश करती है, मुझे जब वो डूज और डोंट्स को क्रिएट करने के लिए प्रेरित या बाध्य करती है, तब सृजनशीलता को नवीन आयाम मिलते चले जाते हैं। और इस तरह की सृजनशीलता प्रत्येक समाज के विकास के लिए और उसके अंदर स्ट्रक्चरल और प्रोसेसुअल दोनों प्रकृति के ट्रांसफॉर्मेशंस को जनरेट करने के लिए उत्पन्न हो जाती है। मुझे लगता है कि आज सृजनात्मकता का एक और अर्थ हमारे जेहन में आना चाहिए, और वो ये है कि क्या हम अपनी उस सृजनशीलता के आधार पर, मैं अब इस रूप में नहीं जा रहा है कि वो सृजनशीलता स्वाभाविक है, या वो सृजनशीलता कंडीशनड है, या वो सृजनशीलता हमारे लिए सिलेक्टिव नेचर की है, या वो कोई जुगाड़ू किस्म की सृजनशीलता है, वो आधुनिकता से संबंधित सृजनशीलता है, या परंपराओं को रिवाइव करने से संबंधित सृजनशीलता है। वो सृजनशीलता किसी भी रूप की हो, आप किसी भी रूप में सृजनात्मकता को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हो, या उसके प्रति आशावान हो, या उसको करने के इच्छुक हो, मेरे लिए सवाल उत्पन्न ये होता है कि क्या हमारी सृजनशीलता का कोई भी पक्ष इस शोषणकारी व्यवस्था को समझने के लिए हमारे सामने एक बड़ी सुनिश्चित किस्म की, एक बड़ी स्थायी, या जिसको कहें स्ट्रॉन्ग किस्म की वैचारिकी को उत्पन्न कर देता है। तो सृजनशीलता का पहला अभिप्राय तो मेरी दृष्टि में ये हो कि मैं ऐसी वैचारिकी को और ऐसी क्रियाओं को उत्पन्न करूं, या उनको एनकरेज करूं, जिसके आधार पर मैं शोषणकारी व्यवस्था को समझ सकूं। और अगर मैं उस शोषणकारी व्यवस्था को समझ पाया, तो मेरी सृजनशीलता का दूसरा स्तर ये होना चाहिए कि क्या मैं उससे मुक्ति पाने के लिए किसी विकल्प की तलाश करने में सक्षम हूं। क्या मैं उस शोषणकारी व्यवस्था से मुक्ति पाने का एक विकल्प आपके सामने उत्पन्न कर सकता हूं। यह एक बहुत जरूरी पक्ष है, जिस जरूरी पक्ष को हमें सृजनशीलता के साथ जोड़ने की जरूरत है। और अगर यही है, तो फिर सवाल ये आएगा
कि अगर ऐसी सृजनशीलता जिसमें शोषणकारी व्यवस्था को समझना और शोषणकारी व्यवस्था से मुक्ति का क्या विकल्प हो सकता है, इसको परखने की और इसको निर्मित करने की, इसको आगे बढ़ाने की कोशिश, तो मैं ऐसे ही एक सांस्कृतिक परिवेश को भी उत्पन्न करना चाहता हूं जिसमें लोकतंत्र हो, जिसमें न्याय हो, जिसमें धर्मनिरपेक्षता हो, जिसमें साझा सांस्कृतिक विरासत के प्रति टॉलरेंस हो, जिसके अंदर वी और दे का विभाजन मूलक स्वरूप हमारे सामने उभर करके ना आए, और पीस और नॉन वायलेंस के माध्यम से हम इन सब के बीच में एक बहुत तार्किक किस्म का ऊर्जावान सामाजिक संबंध और सामाजिक अंतःक्रिया स्थापित कर सके। ये एक हमारे सामने स्वरूप होना चाहिए। और इसके लिए बहुत से ऐसे साहित्यकार हैं जिन साहित्यकारों ने चर्चा करते हुए यह कहा था कि अगर हम इस तरह के स्वरूप को उत्पन्न करना चाहते हैं तो हमें हमारे परिवेश में, हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं में सृजनात्मक विस्फोट की जरूरत है। एक ऐसा एक्सप्लोजन हो जो कि क्रिएटिविटी में उत्पन्न हो, जो क्रिएटिविटी के क्षेत्र में आए। तो क्या वह सृजनात्मक विस्फोट संभव हो सकता है आज की इस शोषणकारी व्यवस्था के दौर में, जिसमें कॉरपोरेट की संस्कृति सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें आइडेंटिटी को प्रमुखता देने वाले समूह एक दूसरे के प्रति आक्रामक और हिंसक बने हुए हैं। ये सवाल समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के बीच में उभरने की जरूरत है और इसका उभार मेरे ख्याल से होना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी जाति व्यवस्था का शोषणकारी स्वरूप क्या है, रंग भेद किस तरह के शोषणकारी स्वरूप को उत्पन्न करता है, किस तरह से पितृसत्तात्मकता महिलाओं को एक्सक्लूजन की तरफ ले जाती है या उन्हें सामाजिक विकास की प्रक्रिया में समानता के अवसरों से वंचित करती है और उनके प्रति अनेक प्रकार की हिंसाओं को उत्पन्न कर देती है। सांप्रदायिकता के विभिन्न स्वरूप हमारे सामने कैसे उभर करके आते हैं और किस तरह से वे विभिन्न स्वरूप गांव के अंदर, नगर के अंदर, आदिवासियों के बीच में, बच्चों के बीच में, माइनॉरिटीज के बीच में, डाउन ट्रोडन के बीच में, एक्सक्लूजनरी कैरेक्टरिस्टिक्स का शिकार होने वाले विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में दमन शैली को वैधता प्रदान करते हैं। ये जो एक दमन शैली को वैधता प्रदान करने वाला ढांचा उत्पन्न हुआ है, ये कहाँ से उभर करके आया है? इन सबके दमन की वैधता कहाँ से आ रही है? क्या इस दमन की वैधता को वर्तमान कानून, वर्तमान पॉलिसीज यह प्रश्रय दे रही हैं, या दमन का लेजिटिमेट स्वरूप उत्पन्न करने वाली परंपराएं इस प्रकार की स्थितियों को जन्म दे रही हैं? तो हमें उन परंपराओं का भी मूल्यांकन करना पड़ेगा जो दमनकारी ढांचे को हमारे सामने उत्पन्न करने में सक्षम है। हमें उन नियमों, कानूनों और पॉलिसीज की व्याख्या भी करनी पड़ेगी जो आज के दौर में हमारे सामने कानून को आधार बना करके, विभिन्न औपचारिक संस्थाओं को आधार बना करके दमन की शैली को वैधता प्रदान कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो समाजशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में इसे एक ट्रांसफॉर्मेटिव रिवॉल्यूशनरी प्रोसेस की संज्ञा दे सकते हैं, एक ऐसी क्रांति जो रूपांतरण मूलक स्थितियों को उत्पन्न करे। अगर बहुत संक्षिप्त संदर्भ में कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि इसे हम एक सांस्कृतिक क्रांति की संज्ञा दे सकते हैं। मैं इस सांस्कृतिक क्रांति के संदर्भों को जब तलाश रहा था तो मुझे लग रहा था कि अनेक व्यक्तित्वों का उल्लेख यहाँ पर किया जा सकता है, क्योंकि समय हमारे पास में उतना नहीं होता, इसलिए हम केवल नामों की चर्चा कर देते हैं। सआदत हसन मंटो, मंटो को समझे बिना, मंटो को पढ़े बिना आप पार्टीशन की जो स्थितियां थी, उन पार्टीशन की जो त्रासदी थी, उस त्रासदी को नहीं समझ सकते। हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन जिस तरह से हुआ और उस त्रासदी के दौर में सदात हसन मंटो क्या लिखते हैं, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। सृजनशीलता का एक संदर्भ वहां पर है। मंटो लगातार घूमने की प्रवृत्ति थी उनकी, वो बहुत घूमते थे और इसलिए उन्होंने एक जगह कहा, मैं चलता फिरता बम्बई हूँ।
वो बंबई के हर कस्बे, हर गली को, हर सड़क को, हर हिस्से को जानते थे, और उसके बारे में जिस सामर्थ्य के साथ चर्चा करते थे, वह चर्चा अनेक लोगों को चौंकाती थी। क्या हम मंटो की तरह देश के विभिन्न हिस्सों में या अपनी लोकेलिटीज में, अपने आसपास के इलाकों में, वहां के सामाजिक जीवन को समझते हुए किसी प्रकार के विकल्पों की संभावनाओं को उत्पन्न कर सकते हैं, वे विकल्प जो वहां पर जस्टिस और इक्वलिटी के सवालों को उत्पन्न कर सके? नागार्जुन भी यही करते थे। फैज अहमद फैज ने भी यही बात कही थी कि किस तरह से हम एक ऐसे परिवेश को जन्म दें। बहुत से साथी हैं समाजशास्त्र के अंदर, AR देसाई ने इस तरह की बात की, समाजशास्त्र के अंदर एजाज अहमद ने इस तरह की बात की, इम्तियाज अहमद ने इस तरह की बात की, हिंदी के क्षेत्र में, अंग्रेजी के क्षेत्र में अनेक विचारकों ने इस प्रकार की बात की। मुझे इन सब विचारकों में प्रेमचंद की बात आप कर सकते हैं, आप इसमें रामविलास शर्मा की बात कर सकते हैं, आप इसके अंदर मैनेजर पांडे की बात कर सकते हैं, आप सोशियोलॉजी के क्षेत्र में योगेंद्र सिंह की बात कर सकते हैं, आंद्रे बेतेई की बात कर सकते हैं, TK ओमन की बात कर सकते हैं, नई पीढ़ी के अंदर आप अभिजीत पाठक, आनंद कुमार, मैत्रेय चौधरी इत्यादि की बात कर सकते हैं। लेकिन इन सबके चिंतन में एक कॉमन जो कंसर्न है, जो एक चिंता नजर आती है, वो ये है कि समाज विज्ञानों के अंदर और अन्य विषयों के अंदर ये जो एक क्रिटिकल एबिलिटी है, आलोचना को परखने की और आलोचना को प्रस्तुत करने की जो एक क्षमता है, उस क्षमता का बड़ी तेजी से ह्रास हुआ है। और अगर वो ह्रास है तो फिर वह ह्रास हमारी सृजनशीलता को भी अंडरमाइन करता है। यानी सृजनशीलता का बड़ा एक जिसको कहें ऑर्गेनिक रिलेशनशिप है क्रिटिकल एबिलिटी के साथ। अगर क्रिटिकल एबिलिटी की कमी है तो हमें क्रिएटिविटी में कहीं ना कहीं बिखराव नजर आने लगेगा, और अगर क्रिएटिविटी का बिखराव है तो वो विज्ञान के क्षेत्र का भी बिखराव है, और विज्ञान के क्षेत्र में अगर बिखराव होता है तो धीरे धीरे विज्ञान के समूचे सृजनशील पहलुओं को टेक्नोलॉजी मोनोपोलाइज करती चली जाती है। उसका एडवांसमेंट तो नहीं हो सकता बिना विज्ञान के, यानी बिना सृजनशीलता के, लेकिन वह टेक्नोलॉजी अपने आप को काफी एडवांस बताते हुए साइंस को स्टेगनेंट कर देती है, और साइंस का स्टेगनेशन किसी ना किसी रूप में क्रिएटिविटी को भी स्टेगनेंट करने का आधार बनता चला जाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल हम लोगों को अपनी अपनी शासन प्रणालियों से करने की जरूरत है समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के रूप में। हम विद्यालयों के ऊपर क्यों कम खर्च कर रहे हैं, हम अस्पताल के ऊपर क्यों कम खर्च कर रहे हैं, हम जो कॉमन पीपल है उस कॉमन पीपल के इंटरेस्ट को गवर्न करने वाले जो विकास के ढांचे हैं उन पर हम क्यों कम खर्च कर रहे हैं, और उस व्यय के स्थान पर हम मिलिट्रिज्म पर अधिक क्यों कर रहे हैं। मिलिट्रिज्म पर जो हमारा व्यय अधिक क्यों होता चला जा रहा है लगातार, ये एक सवाल ऐसा है। और मेरा अपना मानना ये है कि मिलिट्रिज्म के ऊपर जितना व्यय आप करेंगे, जितना इसका विस्तार करेंगे, उतना ही पूंजीवाद का विस्तार होगा, उतना ही नव्य उदारवाद का विस्तार होगा, उतना ही आतंक और हिंसा और युद्ध का भी विस्तार होगा। रोजा लग्जमबर्ग बहुत सूक्ष्म तरीके से इस बात को कहती हैं कि यह पूंजीवाद के सदैव हित में होता है कि वह मिलिट्रिज्म का विस्तार करे, उस पर अधिक से अधिक व्यय करे, ताकि ग्लोबल मार्केट पर हथियारों के माध्यम से वह कब्जा कर सके। हथियार सृजनशीलता की निशानी नहीं है। हथियार जो सृजनशील नागरिक हैं, उन सृजनशील नागरिकों की आवाज को बंद करने वाले हथियार हैं। और इसलिए ये जो मॉडर्न एज है, उस मॉडर्न एज में, उस आधुनिक युग में मुझे ऐसा महसूस होता है कि रीजन और रैशनैलिटी, इन दोनों का जो आधिपत्य है, उस आधिपत्य को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। बाउमन इस बात को बहुत साफ साफ तरीके से कहते थे कि आधुनिक युग की व्याख्या बिना रीजन और रैशनैलिटी के नहीं की जा सकती। और मेरा अपना मानना यह है कि जिस तरह का ये मिलिट्रिज्म का विस्तार है, जिस तरह से ये हथियारों की दौड़ है, युद्ध जिस तरह से हो रहे हैं, जिस तरह से हिंसा और आतंकवाद के स्वरूपों को विकसित करने के लिए
नए नए हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये असल में रीजन और रैशनैलिटी को खत्म करने का एक प्रयास है, ताकि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स सेंट्रिक वायलेंस को लेजिटिमेसी दी जा सके, अथॉरिटेरियन स्टेट को लेजिटिमेसी मिल सके, और इन सब स्थितियों का परिणाम सृजनशीलता के समाप्ति के रूप में या सृजनशीलता के ह्रास के रूप में होगा। हैबरमास शायद इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए हमारे सामने डिस्टॉर्टेड और अनडिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन की बात करते हैं। वह कम्युनिकेशन, वह संचार जो अनडिस्टॉर्टेड है, जिसको हमने तोड़ा मरोड़ा नहीं है, और एक वो कम्युनिकेशन जिसको डिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन की संज्ञा दी जाती है। डिस्टॉर्टेड यानी तोड़ मरोड़ के दिया जाने वाला कम्युनिकेशन। और तब यह कहा जाता है कि शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हथियारों का जखीरा होना जरूरी है। ये डिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन है, क्योंकि कोई भी देश, कोई भी विश्व का हिस्सा तभी सुरक्षित रह सकता है जब वहां के लोग और उसके आसपास के इलाके में रहने वाले लोग शांति और अहिंसा के मूल्यों को समझ सकें। हमको ये लगने लगा है कि जो हेजिमनिक एपरेटसेस है, जिनकी चर्चा ग्रैमशी किसी ना किसी रूप में कर रहे थे, स्कूल है, चर्च है, मीडिया है, आर्किटेक्चर है, यहाँ तक कि सड़कों के जो नाम हैं, उन सड़कों के नाम भी, ये सब हेजिमनिक एपरेटसेस है, जिनके ऊपर कंट्रोल किया जाता है, जिनके ऊपर मोनोपोली की जाती है, ताकि उस मोनोपोली के माध्यम से हम सृजनशीलता को राज्य के अधिकार का हिस्सा बना दें। राज्य इस बात को निश्चित करेगा कि कौन सृजनशील है, कौन सृजनशील नहीं है। वह सृजनशीलता जो राज्य के हितों की, कॉरपोरेट के हितों की और अथॉरिटेरियन रूल की लेजिटिमेसी को एस्टेब्लिश करने वाले जो बुद्धिजीवी हैं, उन लोगों की लेजिटिमेसी को स्थापित करे, वह सृजनशीलता का एक नया संदर्भ हमारे सामने आ सकता है। हमें इसमें गॉफमैन को समझने की भी जरूरत पड़ेगी, जहां पर वो फ्रंट स्टेज और बैक स्टेज के माध्यम से पूरे समाज को ड्रामा के रूप में देखने की कोशिश करते हैं, और यह समझाने का प्रयास करते हैं कि इस ड्रामा के अंदर कौन एक्टिंग कर रहा है, किसके पास क्रिएटिविटी है, और कौन बैक स्टेज में इन समूची प्रक्रियाओं को संचालित करने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है दोस्तों कि हमें सामाजिक यथार्थ को इस रूप में देखना है। आई थिंक देयरफॉर आई चूज और डिसाइड। मैं सोच सकता हूँ, इसलिए मैं निर्णय ले सकता हूँ, मैं चीजों को चुन सकता हूँ। लेकिन इसके आगे चल करके आई थिंक देयरफॉर आई चूज व्हाट इज इन माय बेस्ट इंटरेस्ट। मैं सोच सकता हूँ, इसलिए मुझे उस चीज को चुनना चाहिए जो कि मेरे बेस्ट इंटरेस्ट में है। समाज के बेस्ट इंटरेस्ट में क्या हो सकता है, समूह के बेस्ट इंटरेस्ट में क्या हो सकता है, इन सबको समझने के लिए सामाजिक यथार्थ को प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से, अतीत के साथ, भविष्य के साथ जोड़ने की जरूरत है। जिन चार यथार्थ की चर्चा एल्फ्रेड शुल्ट्ज अपने संदर्भों के साथ करने का प्रयास कर रहे थे, और जिसे कहीं ना कहीं नॉलेज, ट्रुथ और रियलिटी, इन तीन के रिलेशनशिप के अंदर फोको देखने की कोशिश करते हैं, और ज्ञान को और शक्ति को किस तरह से जोड़ते हैं। ज्ञान किस तरह से हमको एक्सपांशन की तरफ ले जाता है, और किस तरह से पावर रिप्रेसिव भी हो सकती है, कोअर्सिव भी हो सकती है, यहाँ तक कि पावर प्रोडक्टिव भी हो सकती है। तो वो प्रोडक्टिव पावर इस तरह से क्रिएटिविटी के साथ जोड़ करके हमारी समाज व्यवस्था को जस्टिस और इक्वलिटी की तरफ ले जाती है। यही सृजनशीलता है, और इसी सृजनशीलता को समर्थन देने वाली संस्कृति हमारे सामने उत्पन्न होनी चाहिए, ताकि एक ऐसे समाज की स्थापना हो सके जो कि मानवीय हितों का संरक्षण कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।